अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss chapter number 2 of Gateman 13th edition. The chapter is overall a theoretical chapter. It means there will be no numerical discussion, but as long as your papers are concerned, this chapter may have certain parts, or you may say that the last topic of this chapter can have a numerical in your paper. Fine. As you can see on your screen, that the name of the chapter is Financial Market Environment. अच्छा बच्चे, इस चैप्टर में हम ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस मार्केट में, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं. तो जनरल व्यू जो हम मार्केट यानी एक बैंकिंग सेक्टर से फॉर एग्जांपल हम किस किस्म का रिलेशनशिप रख सकते हैं. ठीक है. बस नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट दैट इज बेसिकली चैनलाइजिंग योर सेविंग्स. पहली बात तो आती है कि सर सेविंग्स का वर्ड क्यों है, मेरी इन्वेस्टमेंट का वर्ड क्यों नहीं है, मेरे कैपिटल का वर्ड क्यों नहीं है. ऑलवेज यू हैव योर प्राइमरी नीड्स. मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं, मेरी प्राइमरी नीड्स है कि मैंने फॉर एग्जांपल रेंट पे करना है, मैंने यूटिलिटीज बिल पे करने हैं, मैंने अपनी पर्सनल नीड के लिए मुझे पैसा चाहिए. जब मेरे पास तमाम मेरी पर्सनल नीड्स पूरी हो जाती हैं, आफ्टर दैट द रिमेनिंग फंड विल बी टर्म्ड एज सेविंग्स. तो हमेशा बंदा अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के लिए करता है, कभी अपनी प्राइमरी नीड्स को छोड़ के इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाता. ठीक हो गया. तो पहली बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपकी सेविंग्स को यूटिलाइज करना है और वो उसे चैनलाइज करेगी. अब चैनलाइज क्या करेगी? दे विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन ऑर्डर टू गेट सर्टेन प्रॉफिट. अब बात आती है कि सर व्हाट विल बी द सिक्योरिटी इन विच द फाइनेंशियल मार्केट विल हेल्प अस टू इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. तो हमारे पास टू सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटी एंड इक्विटी सिक्योरिटी. डेट सिक्योरिटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट. दैट इज बेसिकली सूद, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं. और जब हम इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, दैट विल बी नेम्ड एज डिविडेंड. ठीक हो गया. इसके बाद आते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद अगली जो टॉपिक है दैट इज योर कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक में हमारे सारे बैंक्स, यूबीएल, एचबीएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द बैंक दैट आर लिस्टेड अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सर वो भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही है, वो भी तो हमारे पैसे को सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसके लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो यस, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बस उनकी टर्मिनोलॉजी के लिए ओवरव्यू आपको डिफरेंट अंदाज से दिया गया. कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. कमर्शियल बैंक इज टेकिंग मनी फ्रॉम यू. कमर्शियल बैंक इज गिविंग लोन टू यू. यानी कमर्शियल बैंक जो एचबीएल, यूबीएल, ये सारे बैंक क्या करें, दे आर टेकिंग द मनी फ्रॉम यू एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, या फिर किसी दूसरे बंदे को ही दे रहे हैं. अब यहाँ पे एक बात जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई लेकिन आपको आनी चाहिए कि सर हु विल बी द यूजर ऑफ फंड, हु विल बी द प्रोवाइडर ऑफ फंड. यानी बैंक को कौन प्रोवाइड करता है पैसे और बैंक से इस्तेमाल करने के लिए पैसे कौन लेता है. तो देयर आर थ्री पार्टीज, पब्लिक, इंस्टीट्यूशंस जिसमें कंपनी वगैरह आ जाती है, और गवर्नमेंट. यही तीन लोग जाके बैंक को पैसा प्रोवाइड करते हैं. दोबारा सुन लें, पब्लिक, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट. और फिर सर यूज कौन करता है? यही तीन पार्टी ही यूज करती है, इंडिविजुअल, कंपनी एंड गवर्नमेंट. यानी इस्तेमाल भी यही लोग ही करते हैं. एक बंदा अली जाके पैसे सबमिट करा रहा है, फराज जाके उसे विड्रॉ करवा रहा है या बैंक से लोन ले रहा है. तो तीनों पार्टी सेम है, प्रोवाइडर ऑफ फंड भी सेम है एंड यूजर ऑफ फंड भी सेम है. देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट बैंक. इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से होते हैं? वो तमाम बैंक दैट आर विलिंग टू इन्वेस्ट योर फंड्स इन द मार्केट. सो व्हाट सर वी मे से दैट द कमर्शियल बैंक इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक. यस, वी मे से कि इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ कमर्शियल बैंक. लेकिन जो बैंक सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो जाए, जैसे कि एग्जांपल आप ये देते हैं कि सर आप यूबीएल की जुबली इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं या ईएफयू इंश्योरेंस की. सर ये तो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे, लेकिन इनका काम क्या है? आपके पैसे को इन्वेस्ट करना. आपको आके कहते हैं कि सर यू मे सबमिट योर फंड्स एट आर इंस्टीट्यूट और हम उसे आगे क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे. तो ये इनका मेन पर्पस जो होता है इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन का, ये इन्वेस्टमेंट का होता है कि लोग हमें पैसा दें, हम उनके पैसे को इन्वेस्ट करें एंड लेटर ऑन वी विल क्रिएट द प्रॉफिट. फ्रॉम दैट प्रॉफिट देयर विल बी सर्टेन सम गिवन टू द इन्वेस्टर and remaining sum will be taken as them, will be retained by them as their profit. यानी अगर वो आपसे 100 रुपए ले रहे हैं तो आपसे 100 रुपए से 150 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से 125 आपको वापस कर देते हैं और 25 उनकी खुद जो प्रॉफिट है वो लग जाता है. फिर ग्लास स्टैगल एक्ट है, ये अमेरिका का एक्ट है. इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट बैंक की एक्टिविटी को डिफरेंशिएट किया गया. ग्लास स्टैगल एक्ट क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, ये अमेरिकन अप्रोच है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं. ठीक है. शेडो बैंकिंग सिस्टम. शेडो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि ये तमाम कंपनीज जो होती तो बैंकिंग पर्पस के लिए है, लेकिन इनका काम सिर्फ लैंडिंग के लिए होता है. मतलब ये सिर्फ पैसे देने के लिए ऐसे बैंक्स बनाए जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड कि सर हाउ द बैंक विल गिव द मनी टू अदर पार्टी विदाउट टेकिंग इट फ्रॉम द एनी अदर पार्टी. यानी अगर वो किसी से पैसे ले नहीं रहे और सिर्फ लैंडिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो पैसा आता कहां से है उनके पास? तो ये वो तमाम बैंक्स होते हैं या ये वो तमाम कंपनीज होती है जो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं या खुद अपना बिजनेस रन करती हैं. उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आते हैं उस प्रॉफिट को एज अ
लेंडिंग अमाउंट यूज करते हैं और आगे पार्टीज को देते हैं। यानी अगर ABC कंपनी है, वो अपना खुद बिजनेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वहां से जो भी प्रॉफिट आता है प्रॉफिट से अपने पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं मनी, और बाकी जो उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसे आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करते हैं एज अ बैंकिंग। तो ये शेडो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? प्लेस मार्केट क्या होती है? प्लेस वेयर द सेलर एंड द बायर विल मीट विद ईच अदर। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी? जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को डील किया जाएगा, फाइनेंस प्रोवाइडर ऑफ मनी आएगा और परचेजर ऑफ मनी आएगा, जिस जगह पे वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे वो फाइनेंशियल मार्केट होगी। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेप्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इक्विटी। हम जब इक्विटी की बात करते हैं हमारे दिमाग में पहला नाम क्या आता है? शेयर्स का। शेयर्स जब हमने इशू करने होते हैं हमें पता होता है कि देयर विल बी सर्टेन जनरल पब्लिक, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि ABC कंपनी या एंग्रो कंपनी या पेप्सी कोला कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि जनरल पब्लिक को दें, वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दें। एट दैट टाइम दे आर विलिंग टू सेल देयर शेयर्स टू पर्टिकुलर पार्टी, जो किसी खास पार्टी को देंगे या कोई ग्रुप ऑफ पीपल को देंगे। यानी फॉर एग्जांपल पेप्सी कोला चाह रही है कि मैं अपने शेयर्स सिर्फ और सिर्फ महमूद टेक्सटाइल मिल को दूं, तो यानी उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट की, वो चाह यही रहे कि सिर्फ महमूद वाले हमसे अपने शेयर्स को परचेज कर लें। अब इसकी एग्जांपल जो हमारे पास आती है कि जब जोंग ने जोंग वाले अपने पाकटेल जो कंपनी थी वो जब अपने आप को सेल कर रही थी तो उन्होंने सारे अपने शेयर्स जोंग वालों को सेल कर दिए। यानी ये जो प्लेसमेंट होती है ये प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। उन्होंने जनरल मार्केट में नहीं गए, वो खास पार्टी के पास गए कि सर वी आर विलिंग टू सेल आवर शेयर्स, आर यू विलिंग टू परचेज इट, तो उन्होंने वो सेल कर दिया। उसके बाद आते हैं पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग उल्टा वही वाली बात है कि जनरल आपने नए शेयर्स को इशू करने हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू शेयर इट टू द प्राइवेट पार्टी, यू आर गोइंग टू ऑफर द शेयर्स इन द जनरल टू द जनरल पब्लिक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि सर जनरल पब्लिक को वो कहाँ पे सेल करेंगे? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो जगह है वो क्या है, वहां पे जनरल पब्लिक शेयर्स परचेज कर सकती है। उसके बाद प्राइमरी मार्केट क्या है? व्हेनेवर यू विल इशू योर सिक्योरिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट विल बी द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मतलब पहले मार्केट, जिस मार्केट में आप अपने सिक्योरिटीज को, ज्यादातर हम यहाँ पे शेयर्स की बात करेंगे कि अपनी शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटी जिसमें डेट्स भी आ सकते हैं, बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, जब आप अपनी बॉन्ड्स को, अपने शेयर्स को पहली मार्केट में या पहली मरतबा इशू करेंगे वो प्राइमरी मार्केट में होगा। और जो सेकेंडरी मार्केट है इसका मतलब है जब दूसरी मरतबा उसे सेल करेंगे, तो जो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं वो पहले से ट्रेडेड हो चुके हैं, पहले से किसी ने सेल परचेज कर लिया, वो सेकेंडरी मार्केट है, वहां पे आप शेयर्स को रीपरचेज या सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मनी मार्केट का। मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट में दोनों में एक छोटी सी बात का फर्क है कि मनी मार्केट इज अ मार्केट इन विच यू आर गोइंग टू क्रिएट द फंड्स फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 फाइनेंशियल ईयर। यानी एक साल से कम अरसे के लिए अगर आप पैसा क्रिएट करेंगे वो उस मार्केट में को मनी मार्केट करेंगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट द मनी फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, एक साल से ज्यादा अरसे के लिए आप पैसा क्रिएट करने के लिए एक्टिविटी करें, वो कैपिटल मार्केट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? हमने पहले भी डिस्कशन इस बारे में की थी। व्हेनेवर यू विल परचेज द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, दैट शेयर्स विल बी नेम्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटी। यानी ऐसी चीज जो मार्केट की है लेकिन हमारी नहीं है, हमने मार्केट से परचेज किया इन ऑर्डर टू हैव द प्रॉफिट। फिर यूरो करेंसी मार्केट। अब यूरो करेंसी मार्केट का कॉन्सेप्ट सारे बच्चे समझ ले। यूरो करेंसी मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल करेंसी को अपने मुल्क में डील करेंगे उस मार्केट को यूरो करेंसी मार्केट कहेंगे। यहाँ पे यूरो का वर्ड सिर्फ यूरो नहीं है, यूरो करेंसी की बात नहीं हो रही। यहाँ यूरो करेंसी का मतलब है कि इंटरनेशनल इक्विवेलेंट करेंसी, मतलब उसमें फिर तमाम चीजें आते हैं, उसमें मलेशियन रिंगिट भी आते हैं, उसमें चाइनीज येन भी आ रहे होते हैं, उसमें जो भी बाकी कंपनी तमाम के तमाम जो है ना, सऊदी रियाल भी आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो करेंसी जो कि इंटरनेशनल लेवल की करेंसी है वो जब आप अपने मुल्क में डील करेंगे तो जिस मार्केट में वो डील करेंगे उसका उसे ट्रेडिशनली जो नाम दिया गया है वो यूरो करेंसी मार्केट का दिया गया है। कैपिटल मार्केट में हमारी बात हो चुकी है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? इज बेसिकली अ डेट सिक्योरिटी। आप लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लोन। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में फर्क मेरे ख्याल से हर बच्चे को ही आता होगा कि कॉमन स्टॉक क्या होगा? an equity in the company in which you will have the decision making power. Preferred stock क्या होता है? in the equity in the company you will have the shares, you will have the ownership in the profit. यानी जब आप कॉमन शेयर लेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, लेकिन आप प्रेफर्ड शेयर लेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ब्रोकर मार्केट क्या होती है? ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर मार्केट है। यानी हम चाहते हैं कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल अपनी बात करूं, आई वांट टू परचेज द शेयर्स ऑफ पेप्सी कोला कंपनी, लेकिन मैं पेप्सी कोला कंपनी की जो शेयर्स है मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करने के लिए किसी ब्रोकर का इस्तेमाल करें। यानी वो ब्रोकर क्या है? इंटरमीडियरी, एक चैनल, वो ब्रिज
वो पुल जो मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से चीज परचेज करके देगा, तो वो ब्रोकर मार्केट है। तो पाकिस्तान में ब्रोकर्स की लिस्ट में आपको शायद शेयर करूं आगे फ्यूचर में, तो उसमें फिर क्या है कि उन लोगों के थ्रू हम उनके शेयर्स लेते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज क्या होता है पाकिस्तान, हमारे पास तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP का कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन क्या होता है, इसका काम ये होता है कि तमाम जो शेयर्स एक मुल्क में इशू हो रहे हैं या जो सिक्योरिटी चल रही है उसे ऑथराइज किया जाए, उसे लीगलाइज किया जाए। ऐसे ना हो कि कोई ऐसा स्टैम्प पेपर बना के ले और कहे जी ये ऑथराइज चीज है, उससे आप मुझे आई वांट टू सेल इट, आई वांट टू अर्न सर्टेन कैपिटल, आई वांट टू क्रिएट सर्टेन कैपिटल। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का काम ही यही होता है कि जो सिक्योरिटी मुल्क में ट्रेड हो रही है उसे लीगलाइज वे में चलाया जाए। डीलर मार्केट क्या होती है? डीलर मार्केट हमारी वो सिक्योरिटी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं चल सकती लेकिन फिर भी हम उससे चला सके। यानी स्टॉक एक्सचेंज में होगी उस सिक्योरिटी को, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, लेकिन जो डीलर मार्केट में जो सिक्योरिटी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। अभी से आप ऐसा कॉन्सेप्ट लें, इसकी डिटेल हम बहुत आगे बाद में पढ़ेंगे। फिर है मार्केट मेकर्स कौन से हैं? ऑल द पार्टीज, ऑल द टॉप प्लेयर्स हु आर इंक्लूडेड इन द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट विल बी द मार्केट मेकर्स। फिर नेस्डेक मार्केट, ये अमेरिकन अप्रोच है, इसे अभी आप रहने दे। ओवर द काउंटर मार्केट, यहाँ पे जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज यानी लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सिक्योरिटी डील की जाती है वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, लेकिन ओवर द काउंटर ऐसी सिक्योरिटी होती है जो कि लिस्टेड नहीं होती, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगी। ऐसी सिक्योरिटी को जब हम डील करते हैं वो ओवर द काउंटर मार्केट पे होता है। अब इसमें एग्जांपल आती है, सर हमें कोई एग्जांपल, कोई सिक्योरिटी ऐसी बता दें कि जिसपे आप कह सकें कि ये स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड नहीं है लेकिन हम इस पे डील कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्लास का कोई भी बच्चा, उसने अपना घर सेल करना है, उसने अपने घर के सेल के जो कागजात है उनको कागजात को जाके किसी बंदे को दिया कि ये I want to pledge this particular document, आप मुझे ये इस पे लोन दे दो। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके लिए एज अ सिक्योरिटी यूज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट सर्टेन लोन। अब वो जो सिक्योरिटी है वो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई लिस्टेड नहीं है, लेकिन उस पर भी ट्रेडिंग हो रही है। ठीक हो गया। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है बिड प्राइस। बिड प्राइस क्या होता है? मैंने आपके पास एक कंपनी पेप्सी का शेयर है जो कि 10 रुपए का है, आप उसे कहते हैं कि मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ आई वांट टू परचेज दिस शेयर। आप कहते हैं सर कितने पैसे देंगे? मैं कहूंगा मैं मैक्सिमम इसके लिए आपको 12 रुपए दूंगा। तो ये मेरी बिड प्राइस है। बिड प्राइस मींस द मैक्सिमम प्राइस एट विच आई एम विलिंग टू परचेज इट। मतलब अगर वो शेयर 10 रुपए का है लेकिन आप मुझे 12 रुपए में, मैं आपको कहूंगा 12 में देना है तो दे दो, मैं लेने को तैयार हूँ। अब क्वेश्चन रहेगा सर आप क्यों करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट से मुझे शेयर नहीं मिल रहा होगा, मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने वही शेयर जो आपके पास 10 रुपए का है उसके लिए मैक्सिमम आई एम विलिंग टू पे 12। आस्क प्राइस क्या है? जब मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई कितने का शेयर सेल करोगे, आप कहते हैं सर मैं आपको 11 रुपए का दूंगा, तो वो मैक्सिमम अमाउंट जिसपे आप सेल करने के लिए एग्री हो उसे हम आस्क प्राइस कहते हैं। यूरो बॉन्ड मार्केट भी इंटरनेशनल फिनोमिना, अभी से हम स्किप कर रहे हैं। फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऑल द बॉन्ड्स दैट आर नॉट इन दैट आर द पार्ट ऑफ द मार्केट बियॉन्ड योर नेशनल बाउंड्रीज, यानी आपके मुल्क का बॉन्ड नहीं है वो, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क का बॉन्ड है, आप उसे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो यूरो बॉन्ड्स में आता है। इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट क्या है कि अगर आप अपने शेयर्स को किसी और मुल्क में ले जाएं या किसी और मुल्क के शेयर्स को अपने मुल्क में ले आए, उससे ट्रेडिंग की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करें, वो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट कहेंगे। एफिशिएंट मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? एफिशिएंट मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि आपको मार्केट के बारे में हर चीज मालूम है, इसे एफिशिएंट मार्केट कहते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस का टॉपिक हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे फॉर द पेपर, दैट टॉपिक विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये वाला मेन टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बिजनेस टैक्सेस का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अगर आप ये कर्सर देख सके, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ। बिजनेस टैक्स में क्या होता है कि आपको कोई सिक्योरिटी दे दी जाती है। दोबारा मेरी बात सुने, आपकी इनकम के ऊपर एक खास अमाउंट आपने गवर्नमेंट को देनी होती है। आपकी इनकम के ऊपर आपने एक खास अमाउंट गवर्नमेंट को देनी होती है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि सर हम वो कौन सी अमाउंट? इनकम अर्न थ्रू द सेल ऑफ फर्म्स गुड्स और सर्विसेज। आपने जो इनकम हासिल की है ना किसी फर्म्स के गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, वो आपकी ऑर्डिनरी इनकम है। आपने ऑर्डिनरी इनकम पे कुछ टैक्सेस देने हैं गवर्नमेंट को। अब जब टैक्सेस देने हैं तो आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें। वेब मास्टर मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेशन, a small manufacturing kitchen knives has before tax earning of 2,50,000, यानी ये उनकी अर्निंग है बिफोर टैक्स। 2,50,000 की उनकी अर्निंग है बिफोर टैक्स, इस पे उन्होंने टैक्स देना है। द टैक्स ऑन द अर्निंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द टैक्स रेट स्केड्यूल 2.1। वो कहते हैं ये स्केड्यूल है और इस पे आपने टैक्स देना है। अब हमारी अर्निंग कितनी है? 2,50,000। पहले तो आप देखें ना आपकी टैक्सेबल इनकम कहाँ किस वाले ग्रुप में लाई करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 लाख से 3,35,000 जो हमने अर्निंग की थी, कितनी की थी?
50,000, हमारी 2,50,000 की अर्निंग इस वाले ग्रुप में आ रही है। 1 लाख से लेकर 3,35,000 वाले ग्रुप में हमारी अर्निंग आ रही है, यानी 2,50,000 की रेंज इसी के अंदर आ रही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि मैं जब अगर पेपर में क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको ये टेबल दे दूंगा या इसका रेफरेंस लाजमी दूंगा। आपने क्या करना होगा, जो भी इनकम मैं आपको दूंगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे 2,50,000 है, आपने पहले आके मालूम करना है कि भाई मैं किस टैक्स रेट में या किस ब्रैकेट के अंदर मैं लाई करता हूँ। आप इसमें लाई करते हैं, ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 2,22,000 का बेस टैक्स है। इसका मतलब है ये वाला टैक्स है, ये तो आपने एट एवरी कॉस्ट गवर्नमेंट को देना ही देना है। 22,250 का टैक्स आप गवर्नमेंट को एट एवरी कॉस्ट देंगे, प्लस 39% ऑफ अमाउंट अबव 1 लाख। यानी फिर आपने अब जब 22,250 का टैक्स दे देंगे तो बाकी जो अमाउंट होगी 1 लाख से ऊपर, यानी 1 लाख से ऊपर वाली अमाउंट, ये क्योंकि ये बेस शुरू ही 1 लाख से ऊपर हो रही है। तो अगर 2,50,000 की बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर अमाउंट कहाँ शुरू हो रही है, वो 1,50,000 है। 1 लाख से ऊपर अमाउंट 2,50,000 में कितनी है, 1,50,000 है। उस 1,50,000 का 39% आपने टैक्स देना है। तो यहाँ पे देखें इसकी कैलकुलेशन की हुई है। 2,20,000 आपने बेस टैक्स दिया, ठीक है, 2,20,000 आपने बेस टैक्स दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, 2,20,000 आपने बेस टैक्स देके बाकी जो अमाउंट आती 1,50,000 उसका 39% आपने टैक्स दिया। तो ये दोनों अमाउंट को प्लस करें, जो आपने टोटल अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, दैट विल बी 80,750। आई थिंक दैट इज बेसिकली द इजियर टॉपिक। अगर आप में से किसी को ये बात समझ ना आए, इस वीडियो को 5 मरतबा लाजमी देखना। अगर 5वीं मरतबा भी ये बात समझ ना आए तो उसके बाद आपने मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेना है कि सर ये हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा। फिर मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि 1 लाख आपका 2,50,000 इनकम है, उस पर उन्होंने कहा आपने टैक्स देना है। तो टैक्स देने के लिए आपने ये स्केड्यूल आपको दे दिया जाएगा। 1 लाख से लेकर 3,35,000 के दरमियान 2,50,000 की इनकम लाई कर रही है, आपने बेस टैक्स देना है 22,250 एंड अमाउंट ग्रेटर देन 2,50,000 इज 1,50,000। 2,50,000 में से 1 लाख जो बेस अमाउंट है वो निकाल दें, बाकी 1,50,000 का 39% आपने टैक्स देना है। तो ये आपकी तकरीबन अमाउंट आ जाएगी जिसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, अच्छा, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि एक सेकेंड, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन सिर्फ समझा देता हूँ। कैपिटल गेन है कि आपने एक बाइक लिया $100 का, ठीक है, कल उस बाइक की वैल्यू 150 हो जाती है, तो 50 आपका कैपिटल गेन है। दोबारा मेरी बात समझे, आपने एक घर लिया 10 लाख रुपए का, लेकिन कल उसकी अमाउंट उसकी प्राइस हो जाती है 15 लाख, तो वो जो 5 लाख रुपए अबव अमाउंट है ये कैपिटल गेन है। ठीक है, इसके बाद हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक that is the end of this particular chapter. न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आया तो वो टेक्स्ट, ये जो आपने टेक्स्ट की डिस्कशन की है इससे रिलेटेड आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।